नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही प्यारे से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं और लास्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने दिया था आपको भी इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन जो भी दिमाग में चल रहा था वो अभी सही कर लें, और गलत है तो सही कर लें, सही है तो बहुत अपने आप को शाबाशी दे लें। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित एग्जाम की तैयारी करें, और वहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसको क्लियर करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ में कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन याद किए जा सकते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। और रिवीजन का बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको दिया जा रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता भी है, क्लासें पूरी रहती है और क्लास में कंटेंट के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो इस कंटेंट को आप घोट घोट कर पी लीजिए ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत ना आए। ठीक है, आप एक साल मतलब कुछ महीने मुझे दे दो, 4-5 महीने मुझे दो, 4-5 महीने मुझे तैयारी करनी है। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देना, क्लियर ना हो तो मुझे कहना। ठीक है ना, कोई भी एग्ज़ाम दोगे आपका क्लियर होगा, क्योंकि इस तरीके से हमने करवा रखा है सारा कुछ। ठीक है, पूरा कंटेंट, कोई भी एग्ज़ाम दोगे, कहीं भी एग्ज़ाम देना इलेक्ट्रीशियन की, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और पढ़े हुए से क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे। लेकिन पढ़ना फिर जो मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ेगा, तब मज़ा आएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज किए हुए खोखले गोले यानी होलो स्फीयर जो है उसमें पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो अगर बात करें खोखले गोले की, अगर खोखला गोला है तो चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है, इस तरीके से मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो खोखला गोला है जिसके चार्ज कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो चार्ज सतह पर इकट्ठा हो जाता है। क्वेश्चन को ढंग से समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यानी कुल चार्ज है, कुल चार्ज है वो सरफेस यानी सतह पर होता है। ठीक है, अंदर की बात करें तो चार्ज क्या होता है अंदर, चार्ज अंदर जो है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यानी विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगर बात करें अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वो भी क्या होती है, शून्य होती है। अगर बात करें विभव की, यानी खोखलो गोले के अंदर विभव की बात करें या पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी सतह पे, जितना सतह पे होता है, ठीक है ना, सतह के बराबर होता है, ध्यान रखना। अगर वो कह दे पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी क्या होता है, तो बराबर होगा तो पीडी तो होगा ही नहीं, यानी पीडी भी क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना। यानी वो क्या होगा, बाहरी सतह के बराबर होगा। विभव चार्ज क्या पूछा है, विभव क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछी है, पूछा जो है वो ये आप बता दोगे। क्लियर है, विभव क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही अंदर होगा, यानी पूरे पे कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगी। और पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होना ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें लगा देना है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन करते जाइए। अब विद्युत क्षेत्र यानी चार्ज क्या हो, शून्य है। चार्ज अंदर क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य होता है, ये आवेश के किस नेचर को दिखाता है, तो आप आंसर ये दोगे, सुपरफिशियल नेचर ऑफ, सुपरफिशियल नेचर ऑफ चार्ज को दर्शाता है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा भी गाड़ी वगैरह है या खिड़की वगैरह है उसको बंद कर लेना चाहिए जब बिजली कड़क रही होती है, आसमानी बिजली गिरने का डर नहीं रहता। जब क्या कर लेते हैं आप, सारे घर के दरवाजे बंद रहते हैं, तो वो खोखले गोले की तरह एक काम करता है हमारा घर। या गाड़ी में बैठे हैं आप तो गाड़ी के सारे शीशे बंद कर लेते हैं आप, तो वो गाड़ी भी क्या है, खोखले गोले की तरह काम करती है, और अंदर आवेश ही नहीं है तो बिजली गिरने का डर 0% हो जाता है। क्लियर है, तो ये आंसर था आपका, जिसका जैसा भी है सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है लेकिन आपसे प्यारा तो नहीं है फिर भी। एक खोखले गोलीय चालक के बीच क्या होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर होता है, विद्युत क्षेत्र चालक के दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार होता है, केंद्र के अनुसार होता है। ठीक है, तो अब ये भी बताया था, खोखला गोलीय चालक है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर हो जाएगा, यानी खोखला चालक है तो उसके अंदर खोखला चालक है तो खोखले गोले की तरह काम करेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थैतिक विद्युत निम्नलिखित के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसके 4-5 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो यहाँ खत्म ही कर दे तो क्लियर है। सबसे पहले इसका पता किसने लगाया था? सबसे पहले पता लगाया था थेल्स, 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। आपसे पूछे आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो आपका आंसर रहेगा थेल्स ने बताया था। ठीक है, तो ये कौन सी विद्युत है? स्थिर विद्युत। और स्थिर विद्युत पैदा की जाती है घर्षण से। किससे पैदा होती है? घर्षण है, यानी फ्रिक्शन से। यानी दो वस्तुओं के बीच में जब घर्षण होता है तो क्या होते हैं, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और एक वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जिस प्रकार मैंने दो वस्तुएं ले ली, मान लो एक ले लिया कांच ले लिया और एक खाल ले लिया, चमड़ा ले लिया। एक मैंने ले लिया, एक मैंने लिया कहरवा, चलो, और एक मैंने ले लिया, सबसे पहले जो इन्होंने रगड़ा था वो थी बिल्ली की खाल यानी चमड़ा था। ठीक है, तो कहरवा ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। जब रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और चमड़े ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है कहरवा पे कौन सा चार्ज आएगा? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो यानी नेगेटिव चार्ज आएगा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आपने थ्योरी पढ़ी है तो। ठीक है, और इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो जुड़ जाइए, ऐप से जुड़ जाइए, बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाई गई है। एक एक चीज़ ये आपके क्वेश्चन हलवा लगेंगे। बस मुझे इतना पता है, अगर आपने थ्योरी मेरे से पढ़ी है, आप कहाँ से पढ़ी है मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अगर आपने पढ़ी है कहीं तो सब टीचर बढ़िया ही पढ़ाते हैं, अगर मेरे से पढ़ी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल 0% के बराबर लगेंगे। आपको इतने आसान लगेंगे, रिवीजन हो रहा होगा आपका मस्त वाला। ठीक है, तो किससे पैदा होती है? तो पहली बात तो घर्षण से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? घर्षण से पैदा होती है। ठीक है, घर्षण से सिर्फ और सिर्फ स्थिर विद्युत पैदा होती है। बाकी गतिज विद्युत पैदा करने के अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आगे बता दूंगा, या यहाँ जगह है तो देख लेंगे। रासायनिक क्रिया से यानी केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? केमिकल रिएक्शन से हमें डीसी मिलती है। और डीसी कौन सी है? गतिज विद्युत है। कौन सी है? डायनेमिक है, इलेक्ट्रिसिटी है। प्रेरण विधि से हमें एसी उत्पन्न मिलती है, इंडक्शन मेथड से एसी। और एसी भी कौन सी है? गतिज है। क्लियर है? घर्षण से हमें कौन सी मिलती है? तो स्थिर विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, दोनों से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विद्युत पैदा की जा सकती है घर्षण और प्रेरण दोनों से, लेकिन आपसे ये अलग पूछा है, स्थिर विद्युत के बारे में पूछा है, तब हम आंसर देंगे। क्लियर है? आपसे पूछ ले कई बार, प्रेरण विधि से केवल पैदा की जा सकती है। प्रेरण विधि यानी इंडक्शन मेथड से, म्यूचुअल इंडक्शन जिसे कहते हैं, जैसे जनरेटर में या अल्टरनेटर में यूज करते हैं, तो प्रेरण विधि से केवल और केवल हम क्या पैदा कर सकते हैं? एसी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि से पैदा की जा सकती है। रासायनिक विधि से केवल और केवल डीसी उत्पन्न की जा सकती है, जनरेट की जा सकती है। आपको ये पूछ ले तापीय विधि से, थर्मल या थर्मोकपल द्वारा तापीय विधि से, तो इससे भी क्या पैदा की जा सकती है? डीसी ही पैदा की जा सकती है। क्लियर है? प्रेरण विधि एसी पैदा करती है और बाकी चीजें डीसी उत्पन्न कर रही है। ठीक है, कौन सी है? गतिज विद्युत। गतिज विद्युत कितने प्रकार की होती है? दो, एसी व डीसी। एसी व डीसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, जिसका हो गया आंसर बी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब अगर आपको थोड़ा ये क्वेश्चन तंग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास है ये। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, मान लो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेक कैप्सूल ऐप का, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जानने की इच्छा होती है काफ़ी बच्चों की, सभी की तो नहीं होती, सब तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों की जानने की इच्छा होती है भी कहाँ से करें। आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाके टेक कैप्सूल लिखना है और वहाँ पे सर्च कर लेना। टेक कैप्सूल ऐप मिलेगी, अपनी ऐप है,
जिसके ऊपर आप जैसे ही आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे तो ये वहाँ पर खुल के आ जाएगा। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रीशियन 70% की आती है। आप धीरे धीरे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। भर्ती आए ही आएगी, कभी आ जाए, जैसे ही आएगी तो आप अपने तैयार होंगे ना, आपको टेंशन फ्री रहोगे, फिर आपको रिवीजन ही करना है, ऐसा कर लो, ठीक है। और जितना पढ़ोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम इसके अंदर 10,000 क्वेश्चन करवाए गए हैं। वीडियो सॉल्यूशन जिस तरीके से हम करवा रहे हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है इसके अंदर, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पूछा गया है वो इसके अंदर है। ये दोनों आपने हरियाणा लाइनमैन के लिए मान लो ले लिया, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ले लिया मान लो कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये थोड़ी अभी हरियाणा लाइनमैन के लिए स्पेशल है। आप इलेक्ट्रिशियन का कोई पेपर दोगे, पीजीसीएल, डीआरडीओ, टेक्निकल हेल्पर, ठीक है, डीएमआरसी, रेलवे में टेक्निक एलपी का सेकंड पेपर 75 नंबर का आराम से निकल जाएगा बिना किसी बर्डन के। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे हरियाणा लाइनमैन हो, किसी भी एग्जाम की, हरियाणा इंडिया के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिशियन संबंधित हो, तो फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ जाइए। जरूरत ही नहीं है कोई कोर्स को दूसरे को हाथ लगाने की, सारा कुछ क्लियर करवा देगा, आपकी लाइफ जिंगलाला हो जाएगी। और इतना टाइम दो, जितना करवा रखा है ना उतना दीजिए। अलग अलग के लिए अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन आप यहाँ से अगर इसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद कहीं जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं फाउंडेशन बेस ले लिया सर, मैं एलएम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे ये लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो वही निचोड़ है, ठीक है ना। इसके बाद तो है ऊपर वाले का नाम, ठीक है। थ्योरी करवाई गई है बेस्ट तरीके से। 5,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले गए हैं, जो टेस्ट मिलेंगे आपको। ये नोट्स भी हैं जो ऐप के अंदर रहेंगे, आप पढ़ सकते हो रीड ओनली है, बाकी आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धड़ाधड़ टाइम मत लगाइए, आज ही परचेज कर लीजिए। कुछ भी नहीं है यार, जितना आपको इसमें करवा रखा है ना, और आपकी नौकरी है ना, आपके आधे दिन की सैलरी भी नहीं है, ठीक है। इसने में नौकरी मिल जाएगी। बाकी आप सोचते रहिए, सोचने वालों को क्या मिलता है पता ही है। इंतजार करने वाले वही लेके जाते हैं, जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। कांच की छड़ को जब सिलक के इस कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है, ठीक है। एक तो कांच की छड़ है, ग्लास है, और एक सिलक है यानी रेशम है, ठीक है। कांच और दूसरा क्या है, रेशम है यानी शिलक है, ठीक है। तो कांच को रेशम के साथ जब रगड़ा जाता है ना, तो कांच क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछे जाते हैं, मैंने बताया था स्थिर विद्युत से कम 5-6 क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, और वो यहाँ मैं क्लियर करा दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। बस इतना एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने पास कहते हैं आओ। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव है, और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव ही होगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे इसने ग्रहण किया तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इसने त्याग कर दिया तो इसके पास कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से आए हुए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पढ़ रखे हैं, मुझे पता है। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, अगर कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये भी बता दिया। ऐसा होने का कारण क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर मिला था इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उसने। क्वेश्चन मिला भी रेशम और कांच को जब आपस में रगड़ा जाता है तो रेशम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसने बता दिया। लेकिन पूछा क्या भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है, तो उसका आंसर था इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। कांच को रेशम के साथ रगड़ा तो ये चार्ज आया, और ये चार्ज आया तो ये कौन सी है, क्या किया है, घर्षण। और घर्षण से क्या पैदा होती है, स्थिर विद्युत। क्या पैदा होती है, स्थिर विद्युत। आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, इनकी जगह नाम बदल दे, वो कह दे भी जब कहरवा को यानी एम्बर को किसके साथ रगड़ा जाता है, चमड़े के साथ या बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाता है, तो कहरवा जो है ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, त्याग करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जिस तरीके से वहां क्वेश्चन पूछा उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हुआ किसके कारण, घर्षण के कारण। विद्युत कौन सी पैदा होगी, स्थिर विद्युत। कौन सी पैदा होगी, स्थिर विद्युत पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत पैदा होगी। घर्षण से एक ही विद्युत पैदा की जा सकती है, उसका नाम है
स्टैटिक्स या स्थिर विद्युत जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिसका पता लगाया था थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 600 ईसा पूर्व। कहरवा यानी एम्बर को किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ा था। और तो उन्होंने देखा भी क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े धूल कण उससे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आकर्षित हो रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ होगा, और इस तरीके से आवेश के बारे में पता चला धीरे धीरे। ठीक है, आवेश के बाद में तो आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रम, बहुत चीज़ें आई जो आज हम पढ़ रहे हैं। ना आती तो मैं पढ़ना नहीं पड़ता। और मैं मानता हूँ इलेक्ट्रीशियन से जिसने आईटीआई कर रखी है, या डिप्लोमा जिसने कर रखा है, या बीटेक जिसने कर रखी है, उसके लिए नौकरी इतनी गवर्नमेंट जॉब निकलती है साल में, मान के चलो मेरा अंदाजा 50-60 हज़ार प्लस ही जॉब निकलती हैं पूरे इंडिया के अंदर देखें तो, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। वायरमैन से कर रखी है आपने, इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, तो इसका मतलब आप अभी नौकरी के बिना बैठे हो ना, तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। गलती क्या कर रखी है? आपने पढ़ाई नहीं की, मेन बात ये। ठीक है, सारे पढ़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप तैयारी करिए। 2 दिन में नौकरी नहीं मिलती है कभी भी, ना 2 महीने में मिलती है, उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये थ्योरी 2 साल की थ्योरी है, उसको पढ़ने में भी आपको 3 से 4 महीने, बढ़िया तरीके से पढ़ने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, तो उसके अंदर कम से कम आपको 4-5 महीने देना पड़ता है। आप सोचते हो कल नौकरी लिखे हो, आज मैं भर दूँ, 2 महीने बाद पेपर होगा, मेरा क्लियर हो जाएगा। तो भाई जो लगातार तैयारी कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने आप को पहले से तैयार रखिए, जब भी जॉब निकले, चाहे कितना ही टाइम मिले। हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही फॉर्म निकले उसके बाद 1 महीने बाद पेपर की कह दे, 1.5 महीने बाद पेपर की कह दे, तब तब मुंह देखते रहोगे, क्योंकि तैयारी करने वाले नौकरी ले जाएंगे और आप फिर रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें तैयारी रेगुलर करनी है। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती ना, जॉब निकलती नहीं और नौकरी नहीं मिलती, हमें रेगुलरिटी बनाए रखनी है, जॉब मिल जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रभावित करने वाली तार के बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। मान लो हमें पता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉन जो फॉलो होते हैं उसके प्रवाह की दर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम करंट कहते हैं। यही सब दूसरे तरीके से लिख देता है वो, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है ना, जो क्या रेट है चार्ज के बहने का, उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। दोनों बात एक ही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन बहेगा तो क्या बहेगा? आवेश बहेगा। ठीक है, और 1 सेकंड में आवेश कितना बहेगा उसको हम क्या कह देंगे? करंट कह देंगे। क्या कह देंगे? करंट कह देंगे। बहना तो किसको? इलेक्ट्रॉन को है। और हमें पता है 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो है ना, 1 कूलाम आवेश बहे तो 1 कूलाम आवेश में 6.25 गुणा में 10 की 18 इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं 1 सेकंड। ठीक है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश को हम इधर से इधर करना है ना, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करना पड़ेगा? 6.25 10 की 18 इलेक्ट्रॉन को अलग करना पड़ेगा। तो मैं कह दूं इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, या मैं कह दूं 1 कूलाम 1 सेकंड में बह रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 एम्पीयर करंट होगा। ठीक है ना, तो 1 कूलाम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि तो बराबर है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है, ठीक है, आवेश के बहने की दर यानी बटे समय। ठीक है, समय क्या दिया उसने? 1 सेकंड दिया हुआ है, और आवेश कितना दिया हुआ है? 1 कूलाम ही है। ये देखो ये लिखा हुआ है 1 सेकंड में एम्पीयर धारा बह रही है। तो 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 की 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रह जाएगा? यही रह जाएगा, ये पढ़ा। ठीक है, यानी आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे भी 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम आवेश इकट्ठा करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 6.25 10 की 18। और 1 कूलाम 1 सेकंड में बह रहा है, तो इसका मतलब 1 एम्पीयर करंट है। और 1 एम्पीयर करंट के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? फिर इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं 1 सेकंड में, तो इसका मतलब 1 एम्पीयर करंट बह रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 10 की। सारे यूपीपीसीएल TG2 का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल 2016 का। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ करवा दोगे, वहाँ भाई बहुत करवाए गए। आवेश कितने 200-300 क्वेश्चन करवाए गए होंगे, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि 1 साल तक क्लासें चलती है अगर डेली 1 घंटे लगाएं, तो इसलिए आपको इकट्ठा मिल रहा है, जल्दी करने के लिए वही बेस्ट है।
1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को क्या कहा जाता है? 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पीयर धारा को 1 कहा जाता है, बताइए। इसने कहा है 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा है, उसको क्या कहा जाता है, बताइए। आपा ने क्या कहा था भी 1 एम्पीयर जो होता है वो होता है 1 कूलाम बटे में 1 सेकंड। क्लियर है? अब 1 एम्पीयर की बात कर रहा है ये, तो 1 एम्पीयर गुणा में 1 सेकंड बराबर क्या है? 1 कूलाम के बराबर होता है। कूलाम कह दो, कूलम्ब कह दो, किस तरीके से लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है Q बराबर आई टी होता है, और I कितना दिया है? 1 एम्पीयर दिया है। T कितना दिया है? 1 सेकंड दिया है। तो 1 और 1 की गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या आएगा? Q बराबर आएगा 1 एम्पीयर सेकंड, ठीक है। तो 1 एम्पीयर सेकंड किसके बराबर होता है? 1 कूलाम के। मैं थोड़ा सा घुमा के बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कूलम्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 कूलम्ब कहेंगे, ठीक है। अगर वो कह दे भी 1 जूल कार्य, 1 जूल कार्य करना पड़ता है 1 कूलाम आवेश को प्रभावित करने में, ठीक है। 1 जूल कार्य 1 कूलाम आवेश को प्रभावित करने में हमें कार्य करना पड़ता है, तो कितने विभव कितना होगा? तो विभव होगा 1 वोल्ट, ठीक है। तो विभव की इकाई क्या है? जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। क्लियर है? अब बात है ओम की। ओम किसका है? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। आगे बताऊंगा बाकी सारी चीज। एम्पियर किसका मात्रक है? करंट का। अगला क्वेश्चन, कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान पालन करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया था क्या पहले, या नहीं आया? तो चलो बता देते हैं। हमें पता है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F बराबर होता है m1 गुणा m2 बटे में r स्क्वायर। और जब हम आवेश की बात करते हैं, कूलाम के नियम की बात करते हैं, तो ये होता है K Q1 गुणा Q2 बटे में r स्क्वायर। क्लियर है? तो इसने पूछा कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समान का पालन करते, ओम के नियम का, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, एम्पीयर का नियम का, किरचॉफ का नियम का। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, F बराबर क्या है? ये चीज है, और यहाँ पर F बराबर क्या है? ये चीज है। दोनों में ये किसका नियम है? गुरुत्वाकर्षण बल का, न्यूटन के द्वारा दिया गया बल है। और ये किसका नियम है? तो आप कहोगे ये कूलाम का नियम है, जो आवेश, दो आवेश के बीच में कितना बल लगेगा ये बता रहा है। और ये बता रहा है दो द्रव्यमान वाली वस्तु जो होती है, जो मैसिव ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, कितना बल लगेगा। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, और ये हो गया कूलाम का नियम, जिसके अंदर बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होते हैं दोनों ही, ठीक है ना। भी कितनी दूरी है? मान लो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, बीच में क्या है? R, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा करना और ये बटे में रखना है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल का m1 यानी मास 1 व मास 2 यानी द्रव्यमान, और बीच की दूरी, इसके विलोमानुपाती। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है ये, ठीक है। तो रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है? दूरी के। किसके होता है? बीच की दूरी के, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये आंसर है, हो जाएगा। किरचॉफ का नियम, करंट, KCL KVL वो आगे पढ़ेंगे, आगे आएगी जब हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे, AC थ्योरी। ये लो जी, यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए, मान लो दो आवेशित वस्तु है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक आवेशित वस्तु ये, एक आवेशित, इसमें Q1 है और इसमें Q2 कोई चार्ज है, हमने जोड़ दिया किससे? एक तार से, यानी ये तार है, इससे जोड़ दिया, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी, यानी विद्युत धारा प्रभावित होने के लिए हमें आवेश को प्रभावित करवाना पड़ेगा, और आवेश प्रभावित होगा तब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस शून्य है तो क्या होगा? अगर PD क्या है? शून्य है। शून्य का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, मतलब एक में पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, इसमें भी विभव और ये विभव पोटेंशियल है,
ठीक है, दोनों में फर्क होना चाहिए। अगर ये दोनों एक समान है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस शून्य है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि विभव समान है और विभव जो है दोनों विभव के अंदर अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो शून्य है तो एक तो ये आंसर बन सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस शून्य है तो इसका मतलब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो पीडी शून्य है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है विभव यानी पोटेंशियल सेम है, विभव समान है। ठीक है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होगा, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा यानी धारा नहीं बहेगी। ये आंसर बन सकते हैं दोनों के दोनों। अब क्या दे रखा है ऑप्शन देखते हैं। दोनों की धारिता समान हो, ठीक है, दोनों का तापमान का कोई मैटर नहीं है, दोनों के आवेश की मात्रा, दोनों का विभव समान हो, दोनों का विभव क्या हो, समान हो। क्लियर है, तो आंसर आपका बन जाएगा डी, यानी पोटेंशियल सेम है दोनों का। ठीक है, तो क्या होगा, तार के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। इसने पूछा है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो, एम्पलीट्यूड यानी दिशा प्लस परिमाण दोनों हो। ठीक है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और जिसको सोल्व करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, वेक्टर अलजेब्रा की। किसकी जरूरत पड़ती है, वेक्टर अलजेब्रा। और इनको जोड़ा जाए, मान लो वेक्टर राशि को जोड़ा जाता है तो किसकी आवश्यकता होगी, वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम हमें करना पड़ता है। ठीक है, और नॉर्मल सम से जुड़ जाए तो इसका मतलब वो नहीं होती। वेक्टर सम का मतलब होता है जैसे ये ए का स्क्वायर बराबर है बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा, तो इस तरीके से बताते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ये सम करना पड़े तब वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको पता है दिशा भी होनी चाहिए, परिणाम। जैसे आपका वेग है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन यानी आपका त्वरण है, आपने सुना होगा। और वेग के बाद एक वो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक होती है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, तो ये है बल है, वो भी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, ये भी क्या है, सदिश राशि है। बल हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया। तो ये क्या होती है, सदिश राशियां होती है। क्या होती है, सदिश राशियां होती है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ और, यहाँ पर मैं अदिश राशि की बात करता हूँ जिसमें दिशा नहीं होती, यानी स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे आपका दाब है, दूरी है, ठीक है, चाल यानी चाल है, स्पीड है, क्लियर है, वो आवेश है, विद्युत धारा है, विद्युत विद्युत धारा हो गई, आवेश हो गया, विभव हो गया, पोटेंशियल विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, धारा हो गई, विद्युत विभव हो गया, ये हो गया, आवेश लिख ही दिया। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, हमारी अदिश राशि। तो इसमें से सदिश पूछा है। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख लो, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ठीक है। प्रतिरोध है, अदिश राशि होता है। आवेग, वो भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। यहाँ पर आवेग और लिख लो, आवेश से याद आया, इम्पल्स, आवेग, आवेश नहीं है, आवेग है। ठीक है, तो ये भी अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी अदिश राशि है। बच गया कौन सा आपका, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो ये होती है आंसर आपका।
बढ़िया से थ्योरी कर लीजिए एक बार, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे हैं ना, तो आप थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद सब कुछ संभव है। दो आवेशित दो आवेशित चालकों को जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आवेश समान है, धारिता एक समान, विभव समान है। क्या है? विभव समान है, क्योंकि आवेश का प्रवाह मतलब धारा, ठीक है। आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? धारा। और विभव समान है तो धारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। एक बात बता दूं मैं, धारा यानी जिसको हम किससे लिखते हैं? करंट, आई से डिनोट करते हैं, मापते एम्पियर में है, ठीक है, मापते एम्पियर में है। और एम्पियर मीटर, एमीटर से हम क्या करते हैं? इसका मेजरमेंट। क्लियर है? यानी मापने का यंत्र पूछे तो एमीटर, मापते किस में? एम्पियर में, आई। और आई बराबर होता है, आपको पता ही है, क्यू बटे टी होता है। क्लियर है? धारा जो होती है वो आवेश के प्रवाह की दर होती है, और ये धारा बहने की दिशा जो होती है, बहने के लिए कुछ बातें कंपलसरी है। एक तो क्या होना चाहिए? बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए, तब धारा बहेगी। क्लियर है? दूसरा क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, तब ये धारा बहेगी, ठीक है। ओपन सर्किट में नहीं बहती है। दूसरा, बहने की अगर दिशा पूछ ले आपको, बहने की दिशा पूछ ले भी किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ज्यादा विभव से, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपसे ये कह सकता है बैटरी के चक्कर में एनोड से कैथोड की ओर, बैटरी के केस में ये पूछ सकता है, ठीक है ना। और अगर पूछ ले बैटरी के अंदर तो कैथोड से एनोड की ओर, वो आप बैटरी में समझ लेंगे। क्लियर है? ठीक है। उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, ठीक है। और कम प्रतिरोध की ओर, ये धारा के बहने की दिशा होती है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पूछे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, एनोड से कैथोड, बैटरी के केस में उच्च विभव से निम्न विभव, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ठीक है ना, तो एक तरफ पोटेंशियल ज़्यादा, एक तरफ पोटेंशियल कम है, तो जिस तरफ ज़्यादा है ना उससे कम की ओर बहेगी, ठीक है। कम प्रतिरोध, कम से कम प्रतिरोध होगा और रास्ता चुनेगी। आप किसी भी कंडक्टर से चला मतलब कनेक्ट करते हो किसी चीज़ को, तो आपने देखा भी होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो प्रतिरोध आगे का ज़्यादा है, शॉर्ट सर्किट से उधर का कम है, तो उधर से बहना शुरू कर देगी। तो ये धारा के बहने की दिशा होती है। धारा कौन सी राशि है? तो हमें याद रखना है अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है, हो जाएगा, ठीक है। तो विभव, अगला क्वेश्चन है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से निम्नलिखित बनता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से धारा बनती है। पहले ही बताया था आवेश के प्रवाह या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा आंसर आपका होगा, ठीक है। विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, चुंबकीय आवेश, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और बता देता हूं मैं धारा, ठीक है, धारा धारा धारा, ठीक है। बताऊं क्या? किससे मापते हैं? एमीटर से मापते हैं, याद करवा दूंगा सारा सौदा, एमीटर से मापते हैं। क्लियर है? तो आदर्श एमीटर की बात करें, आदर्श यानी आइडियल एमीटर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो उसका आर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, ठीक है। सामान्य एमीटर है, सामान्य एमीटर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? सामान्य एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। दो बातें पूछेगा। एमीटर कहाँ जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। मापने के लिए श्रेणी, परिपथ के किस में लगा होता है? श्रेणी क्रम में। तो धारा को मापना है, हो जाएगा।
विद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है, यानी हमें ट्रू बताना है भी। जब उदासीन न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है ही नहीं, ठीक है, ऐसे एटम के बारे में एक बात बतानी है। ठीक है, पहले बात तो मैं बता दूं, एक एटम होता है और एटम जो होता है ना, सामान्य एटम जो होता है यानी प्राकृतिक होता है, अगर वो उदासीन है, ठीक है ना, उदासीन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर जितने, मान लो मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन 39 है, प्रोटॉन कितने हो गए 39, इलेक्ट्रॉन 6 है तो आपको होगी प्रोटॉन भी 6 है। अगर ऐसा है तो हमें पता चला भी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बराबर हो जाएंगे। मैं कह दूं एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है, तो आप कहोगे जी इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस और क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उतना ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव आवेश किसी भी परमाणु पे है तो उसका क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उदासीन। तब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर दिखाई दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो चार्ज इसकी संख्या ज़्यादा, तो ये प्रभावी होगा, इसकी संख्या तो ये, अगर ये प्रभावी है तो इसका मतलब इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये प्रभावी तो इस पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तब अगर कोई भी एटम पे चार्ज आ जाता है उस समय उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो ये भी आयन है और ये भी आयन है, लेकिन आयन भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, तो धनात्मक जो होता है, नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन, क्या बोलते हैं, एनायन, और धनात्मक को क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं हम ऋणायन और इसे क्या बोलते हैं हम, धनायन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, कोई भी एटम पे चार्ज है या कोई भी एटम पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आयन कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम पे तो उसको बोल देंगे धनायन, और नेगेटिव है तो उसे बोलेंगे ऋणायन। यहाँ भी ये पूछ लिया जाता है एनायन और कैटायन। ठीक है, तो इनमें से फोटोन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, फोटोन कोई चक्कर नहीं है, न्यूट्रॉन कोई चक्कर नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, फिर भी करेंगे इसी तरीके से, चाहे दो क्वेश्चन कम हो जाए लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं कोई भी। निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे होता है 9.1 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास होता है। यहाँ पर आ गया फिर प्रोटॉन, इसमें होता है 1.672 गुणा में 10⁻27 किलोग्राम मास होता है। तीसरे पे होता है 1.675 गुणा में 10⁻27 किलोग्राम मास होता है। अब देखो सबसे हल्का बात करें तो हल्का तो ये हो गया, ठीक है, और इनका दोनों का बराबर सही है, लेकिन यहाँ पर देखो 672 है, यहाँ 675 है, तो ये क्या हो गया, सबसे भारी हो गया, और बीच का कौन हो गया, ये मध्यम हो गया इसके हिसाब से। ठीक है ना, लगभग पूछ ले तो दोनों का समान होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो सबसे हल्का। अगर मैं बात करूं हल्के की तो सबसे हल्का कौन सा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है। सबसे भारी कौन सा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। कौन सा है, न्यूट्रॉन है। क्लियर है, सबसे भारी ये है। और तीनों को अरेंज करना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे हल्का है, प्रोटॉन उसके बाद, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तो भारी है, और न्यूट्रॉन क्या है, सबसे भारी है। क्लियर हो गया। कई बार पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तुलना में कितना है, तो इलेक्ट्रॉन 1840 गुना हल्का है, किससे, प्रोटॉन से।
ठीक है, अगर वो कह दे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने भारी है, कितने भारी हैं, तब आपका आंसर आएगा 1840 से गुणा। ठीक है ना, प्रोटॉन से कितना हल्का है तब 1840 यानी 1/1800। ठीक है, और ये पूछ ले भी 1800 कितना भारी है, भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से कितने भारी है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कितने भारी हैं, तो 1840 गुना भारी है। क्लियर है। ठीक है, तो सबसे हल्का हो गया और भारी हो गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, परमाणु के चारों ओर, सॉरी नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे। तो यहाँ आंसर था हल्का कण कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है। ठीक है, बिजली चमकने का कारण है, एक बादल ये है और एक बादल ये है। एक बादल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो, और एक पे नेगेटिव चार्ज है। बादल बादल, ठीक है, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है, तो ये क्या होगा, रिलीज करेंगे आवेश को, तो उसे हम क्या कहते हैं, आकाशीय बिजली, लाइटनिंग आकाशीय बिजली बोलते हैं, जिसके अंदर कोई कितनी वोल्टेज होती है कोई पता नहीं, आकाशीय बिजली। ठीक है, तो ये आकाशीय बिजली, तो चमकने का कारण है दो अलग अलग आवेश और बीच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, आकाशीय बिजली। इससे सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी सुरक्षा करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, त्वरित चालक का। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किसका बना होता है, तो आप सीधा आंसर दे सकते हो, तांबा का बना होता है। ठीक है, बाकी लाइटनिंग अरेस्टर अलग अलग प्रकार के रोड टाइप, हॉर्न टाइप वो करवाए गए हैं, उसके अंदर हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उदासीन दो विपरीत बादलों के बीच, दो विपरीत आवेशित बादलों के बीच क्या होता है, आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है, कड़कती है। ठीक है, कई बार हमें ये पूछा जाता है, जैसे बिजली तो पहले गिर जाती है धरती पे और आवाज हमें बाद में आती है। तो गांव के अंदर पहले मैं सुनता था भी ऐसा होता है भी बिजली गिरी ना, बिजली गिरने के बाद जो वापस उठती है तो आवाज करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये एक झूठी है। यानी बिजली जब गिरती है तो बिजली की चाल कितनी है बताइए, बिजली की चाल है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है ये। और ध्वनि कितनी होती है, बहुत ही कम, ध्वनि की 330 340 इस प्रकार से गति होती है। तो बिजली पहले हमें दिखाई देती आती हुई और आवाज आ रही है, बिजली उत्पन्न एक साथ हुई थी लेकिन आ रही है वो हमें, क्योंकि वो ट्रेवल करके हमारे कानों तक आती है जब समय हो जाता है। ठीक है ना, तो बिजली पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। उसका कारण है दोनों की गति में, यानी दोनों की चाल जिसको हम वेग बोलते हैं उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके कारण वो लेट सुनाई देती है और बिजली हमें पहले दिखाई देती है क्योंकि उसकी गति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना फ़र्क है। वो बाद में जाती है क्योंकि वो गिर जाती है और बाद में जब हमें सुनाई देता है हम कहते हैं वापस जाती हुई हमें क्या आ रही है, फिर गिरने के बाद जब उठती है तब आवाज़ आती है, ऐसा नहीं है। आवाज़ एक साथ, दोनों चीज़ें एक साथ पैदा होती है, चमक और ये, क्योंकि लाइट है, प्रकाश है, प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है क्योंकि उसकी गति कितनी है 3 लाख किलोमीटर, और ध्वनि की गति धीरे है, और जैसे ही वो माध्यम है, माध्यम में उसकी फिर गति बदल जाती है। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं। बताना तो बहुत कुछ होता है, तब बताते जब मतलब आप 2 साल के लिए ITI करने के लिए आते या पॉलिटेक्निकल करने के लिए आते, तब ये चीज़ें क्लियर कर पाते हैं। अभी तो इन बातों को रखना ही पड़ता है। प्रोटॉन की संख्या 39 है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ये भी याद रख लो चलो। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु
द्रव्यमान कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। क्लियर है, परमाणु द्रव्यमान। प्रोटॉन प्लस बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या। तो इसने क्या कहा है, प्रोटॉन 39 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 39 ही होंगे। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक आवेश को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को क्या करते हैं। यानी जब आप एक पॉजिटिव आवेश है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों को जब पास लेके जाओगे तो एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, जिसे हम रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। चाहे मैं नेगेटिव, मेरे पास है एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दोनों को जैसे चुम्बक को हम लेके जाते हैं ना, पास लेके जाता हूं तो ये दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। एक मेरे पास पॉजिटिव आवेश है और एक मेरे पास नेगेटिव आवेश, दोनों को साथ लेके जाऊंगा तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो हमें यहां से पता चला भी समान आवेश, समान आवेश हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन कर, एक दूसरे पर प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश, असमान आवेश तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षण बल उसके बीच में काम करता है। प्रतिकर्षण कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो ये है जी। ठीक है, तो आवेश क्या है, दो धनात्मक हो चाहे दो ऋणात्मक हो या समान आवेश कुछ भी पूछ ले तो आपका आंसर होगा प्रतिकर्षण करते हैं। दो असमान आवेश पूछ ले या पॉजिटिव और एक नेगेटिव कह दे तो भी क्या कहेंगे, क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। जब असमान आवेश है तो आकर्षित करते हैं और जब समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करते हैं। किसी परमाणु के सेल यानी के सेल, यानी के आपका जो ऑर्बिट है, या हमें पता है, यहाँ से हम पता लगा लेंगे अब। ठीक है, इसकी कुंडली निकाल देते हैं, ये है जी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पट्टी सी चल रही होगी ऐसे ऐसे करके, डाउनलोड टेक कैप्सूल फॉर द बेस्ट कंटेंट, लिंक क्लिक बिलो, यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं। जो जुड़ना चाहता है उसके लिए, क्योंकि कोई काम करना चाहता है और उसको रास्ता पता नहीं है तब दिक्कत आती है। नहीं जुड़ना चाहता उसे कितना ही कह लो, चाहे वो तो मतलब वो जैसे वो नहीं होता सांप, वो कुंडली मार के बैठ जाता है, तो कई तो ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, और बाद में ही बैठे रहते हैं। जिसको बेस्ट पढ़ना है और बेस्ट तरीके से आपको नौकरी पानी है, ठीक है ना, जो लगे हैं उनसे पूछना, और अपना पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद है, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, मतलब एक भाईचारे की तरह पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचर की तरह पढ़ा ही नहीं रहे, तो उस तरीके से आपको अंदाज पसंद है भी, मैं इनके साथ अगर जुड़ूं तो मेरा बहुत कुछ बन सकता है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जुड़िए। ठीक है ना, धक्का नहीं है आपके साथ, धक्का करेंगे, धक्के से क्या होता है भाई, किसी को मतलब भूख ही नहीं है उसको वाला दे देंगे, निवाला दे देंगे, एक खा लेगा, दो खा लेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएगा। और जिसको भूख है ना, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप चकेगा, उठाएगा और खा लेगा। ठीक है, कई बार थोड़े से नखरे करने टाइप वाले आदमी होते हैं, भी नखरा 2-3 बार पूछ ले फिर खाऊं। ठीक है, तो वो नखरे करने वाले हैं, अगर आप, तो मैं 2-3 बार आपको कह देता हूँ ताकि कोई मतलब आपका नखरा हो जाए दूर और आप खा लो। बाकी भैंस प्यासी होती है तो पानी पीती है, छी करके कोई पानी नहीं पीता, तो वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, आपको पढ़ना, आपको नौकरी लगना, आपके घर में सैलरी आएगी, सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है, नौकरी के मज़े भी आप लोगे, नौकरी की तैयारी भी आपको करनी है, मेहनत भी आपको करनी है, हम आपको करवाने और राह दिखा सकते हैं। तो मेहनत आपको, सब कुछ करना आपको ही है, क्योंकि नौकरी के मज़े ही आपको लेने हैं, तो दूसरा कोई नहीं आएगा आपका साथ देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए करना पड़ेगा, नखरे नहीं चलते यहाँ पे भी। पेपर नखरा करके ऐसे कहते मैं तो पेपर नहीं करके आओ, ना करके आ भाई, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ना पढ़ भाई। कौन मतलब किसका नुकसान हो रहा है, आपका हो रहा है। अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो ये होता है, मान लो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं या सेल कह देते हैं। ठीक है ना, सेल होता है, उसके अंदर सब सेल अलग अलग सिस्टम होता है, सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो उससे पहले हम करते हैं, अभी ये सेल है इसको K लिखते हैं, दूसरा सेल है उसको L लिखते हैं, तीसरे को M लिखते हैं, चौथे को N लिखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं। यानी ये कौन सा सेल है? फर्स्ट सेल है। ये कौन सा है? सेकंड है। ये कौन सा है? थर्ड है। ये कौन सा है? फोर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबर पता चल गया। यानी इसका नंबर क्या? 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 4 है। क्लियर हो गया। अगर मेरे को कहीं भी इसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 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 भी किसी भी ऑर्बिट या किसी भी कक्ष या सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले में कितने आ सकते हैं मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट निकालने हैं, सेल निकालने हैं, तो मेरे पास एक फार्मूला है 2n²। ठीक है, जहां पर मुझे ये पता होना चाहिए n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कौन सा नंबर का नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट। ठीक है, कौन से नंबर का सेल है मुझे निकालना है k का। तो मुझे पता है k का नंबर कितना है, k जो है, ठीक है ना, उसका n कितना है? 1 है। l का कितना है? 2 है। m का कितना है? 3 है। और l का n का कितना है? 4 है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया। मुझे कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं k में, तो मुझे पता है 2 है और n का मान कितना है? 1 है और उसका क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, संख्या कितनी आएगी मैक्सिमम? 2। सबको पता है ये 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 दूनी 8, क्योंकि n की संख्या यहाँ 2 है। 3 है तो 2, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। और इसी प्रकार 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो मुझे किसी का पूछ ले, इसने तो पूछा k का, तो मुझे किसी का पूछे, k का पूछे तो मैं बता दूंगा 2, l का पूछे तो मुझे पता चल गया 8, m का पूछे तो मुझे पता चल गया कितना है? 18, और n का पूछे तो मुझे पता चल गया 32। तो इस तरीके से पूछ सकता है। लेकिन वो यहाँ पर एक संख्या लिख दे, ठीक है ना, एक संख्या लिखे और एक शब्द पलट दे, तब आंसर भी पलट जाएगा। उसने कहा है अधिकतम संख्या। ठीक है, अगर वो ये कह दे भी बाह्यतम आउटर मोस्ट सेल है कोई, किसी भी मतलब परमाणु का आउटर मोस्ट सेल है, यानी बाह्यतम कक्ष है, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका आंसर 8 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 18 आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, लेकिन अगर n मैक्स बाहर वाला है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, याद रखना। यानी बाह्यतम कक्ष में अधिकतम, बाह्यतम का मतलब लास्ट ही लास्ट वाला, 20 से आगे कोई दूसरा कक्ष है ही नहीं। ठीक है ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 8 ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और बाह्यतम कक्ष में यानी आउटर मोस्ट जो है कक्ष में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सीओजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है ना, और आपसे पूछे भी चालक में सीओजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अर्धचालक में कितने होते हैं यानी सेमीकंडक्टर में, और अचालक में सीओजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। तो चालक में 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3, 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो चालक नहीं। अर्धचालक में कितने होते हैं? टेट्रावेलेंट होते हैं, 4 होते हैं। और अचालक में 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8। यानी सीओजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5, 6, 7, 8 है तो वो अचालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, अचालक का परमाणु है उसमें इतने सीओजी इलेक्ट्रॉन तो अचालक की तरह, 4 है तो वह चालक की तरह व्यवहार करेगा। अगर कोई भी किसी का परमाणु, ठीक है ना, मतलब चालक है, कोई पदार्थ है उसके अंदर परमाणु तो होंगे ही होंगे, तो परमाणु अगर उसके परमाणु में 1, 2, 3 सीओजी इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो चालक की तरह व्यवहार करेगा पदार्थ। ठीक है, तो ये फंडा था आपका। तो क्लियर है, कितने हो सकते हैं? 2 आंसर था। ठीक है ना, 2 आंसर था। ये किसके लिए आ जाएगा? एल के लिए। ये किसके लिए आ जाएगा? एम के लिए। ठीक है, निकालना सीख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक परमाणु के प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? n क्रमांकित कक्षा है। यानी इसने कहा है भी अगर n नंबर है
क्रम है, तो क्रम मतलब के का 1 था, एल का 2 था, एम का 3 था, एन का 4 था, इस तरीके से क्रम में लगे हुए हैं। तो अगर हमें किसी परमाणु के कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ये पूछने की कोशिश की है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, 2n²। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें इलेक्ट्रॉन की दिखता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अणु में है, कोई जरूरी नहीं है, क्लियर है। परमाणु में है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं। ऋणात्मक चार्ज बॉडी, यानी ऋणात्मक चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, और धनात्मक चार्ज बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना। और धनात्मक चार्ज बॉडी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिर आयन बोलते हैं, और ऋणात्मक और धनात्मक कोई भी चार्ज आयन। तो ये आयन किस प्रकार का है, तो आप कहोगे जी एनायन है। ये क्या है, ऋणात्मक वाला एन आयन है, और जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऋणात्मक चार्ज है। ये भी कौन सा है, फिर आयन है। ठीक है, और आयन भी कौन सा है, कैटायन है, क्योंकि धनात्मक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। बस, तो ये कौन सा हो जाए, इलेक्ट्रॉन की दिखता है तो ऋणात्मक चार्ज बॉडी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको फिर देते हैं। ठीक है, द्रव जो होता है, ठीक है, ईवी बोलते हैं उसको, उत्पन्न स्थैतिक आवेश कहाँ रहता है। जो पढ़ेगा वो कमेंट आंसर, गलत सही का कोई मतलब नहीं होता, आपने गलत किया कोई दिक्कत नहीं, हम सही करवाएंगे ना, कमेंट जरूर करें। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो भी कमेंट करें भाई। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दें ताकि पसीने आए, है ना। कमेंट ज़्यादा करवाने होते तो सबसे आसान क्वेश्चन देते, ताज़ा कमेंट आ जाते। ठीक है, तरीके सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ाने से मतलब है, और हमें रिजल्ट चाहिए। जिस तरीके से पीछे हमने पढ़ाया था और जितने बच्चे पढ़े थे, ऐप पे जितने भी जुड़े हुए थे, मेरे हिसाब से 90 95 99% सिलेक्शन थे। ठीक है, कोई एक दो इक्का दुक्का जिसने कोर्स परचेज तो कर लिया था लेकिन पढ़ा ही नहीं, तो पढ़े बिना सिलेक्शन होता तो फिर लाखों के कोर्स खरीद के बैठ जाते और लोग IAS लग जाते हैं, है ना। जिसने पढ़ा और साथ जुड़ा रहा उसकी जो पक्की हो गई भाई, क्यों हो गई वो उससे पूछ लो। निम्नलिखित बलों में से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वीकेस्ट फोर्स पूछा है इसने, यानी कमजोर बल पूछा है। देखो बल बताता हूं मैं, प्रकृति में मौजूद बल होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद होता है कमजोर विद्युत बल, कमजोर नाभिकीय बल, ठीक है। फिर आ गया मजबूत नाभिकीय बल, ठीक है। तो इस तरीके से बल है, ठीक। तो इसमें से सबसे कमजोर बल जो होता है वो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे मजबूत होता है नाभिकीय बल, ठीक है। सबसे मजबूत कौन सा होता है, मजबूत नाभिकीय बल होता है। तो यहाँ लिख ही रखा है देखो, कमजोर नाभिकीय बल, मजबूत नाभिकीय बल, स्थिर विद्युतिक बल, मैंने लिख ही दिया विद्युत बल, ठीक है। और कमजोर से की बात करें तो अगर इनको क्रम में लगाने की बात करें तो मैं यहाँ लगा देता हूँ कमजोर नाभिकीय बल, ठीक है, और विद्युत विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। तो ठीक है, तो ये है कमजोर, ये सबसे है। अगर नीचे आए तो ये सबसे मजबूत है, उसके बाद ये
मजबूत है, उसके बाद ये मजबूत है, उसके बाद ये मजबूत है, यानी सबसे कमज़ोर यही है। कमज़ोर थोड़ा सा उससे तगड़ा, उससे तगड़ा, इससे तगड़ा, सबसे तगड़ा ये होता है। तो हो जाएगा आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? अनंत सीट के लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। अनंत लाइन, ठीक है, इन्फिनिटिव लाइन चार्ज के लिए होता है, यस। केवल पॉइंट चार्ज के लिए, यस। चार्ज की अनंत सीट के लिए, यस। समान रूप से गोलाकार सेल्स के लिए, यस। यानी इन सभी के लिए लागू होता है गॉस का नियम। किसकी परिभाषा बताता है? कूलॉम के नियम की, ठीक है। यानी किसी भी, कोई भी मतलब क्या बॉडी है मान लो, ठीक है, या कोई भी पदार्थ है जो बंद है, उसके अंदर चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसमें किस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका कारण बताता है गॉस का नियम, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना होता है, क्योंकि गॉस का नियम अगर हम आगे तो पूरा इसको पढ़ना समझना शुरू कर देना तो बहुत लंबा जाता है ये, लेकिन आपके लेवल का है नहीं, फिर लेवल बढ़ जाता है। जिसके अपने क्वेश्चन ही नहीं आते तो उसको हमें फालतू का कचरा दिमाग में भरने की कोई फायदा है नहीं। गॉस के नियम से एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक दूसरा आता है गॉस का नियम किसके लिए है? तो आवेश के लिए है। इसमें दिखा नहीं होगा, आवेश के लिए होता है, ठीक है। गॉस का नियम किसको परिभाषित कर रहा है? तो गॉस का नियम कूलॉम के नियम को परिभाषित करता है। इतने क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व वह की वह के द्वारा वाहित होता है। यानी इसने कहा है भी आवेश की सबसे छोटी से छोटी, ठीक है ना, छोटी से छोटी, यानी उससे छोटी क्वांटिटी है ही नहीं, वो बतानी है। पहले बात तो होता कौन सा है? तो उसका वैल्यू है, क्या है? -1.6 गुणा में 10 की पावर कूलॉम, यही है सबसे छोटा सा छोटा आवेश यही। और ये आवेश कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर। कहाँ है? इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। सबसे छोटा आवेश जो है वो कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। उसका मान क्या है? ये है। और इसकी खोज किसने की थी? ठीक है ना, तो इसकी खोज की थी मिल्कन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। किस एक्सपेरिमेंट से की थी? तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन देख लेना भैया, ज़्यादा आती नहीं है इंग्लिश विंग्लिश, है ना, ठीक है। तो वो कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे। किसने की थी? मिल्कन ने। कहाँ पे की थी? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिल्कन ने खोज की थी। और कितना होता है वो, ये उसकी वैल्यू है। इससे छोटा चार्ज अस्तित्व में नहीं है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है अभी तक। प्रोटॉन और अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाते हैं तो क्या होता है? क्या होगा भैया? दो एक जैसे मरचूंड जब साथ में आएंगे, ठीक है, दो एक जैसे पहलवानों को भिड़ाया जाता है तो क्या होगा? ठीक है, वही इसके बीच में होगा। यानी जब दो अन्य प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरे पे भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों के बीच क्या होगा? तो आप कहोगे जी प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। और प्रतिकर्षण, चाहे नेगेटिव नेगेटिव को पास में लेके आए तो भी प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पर होगा स्थैतिक बल है, ठीक है। स्थैतिक बल है, स्थैतिक बल के कारण स्थैतिक ऊर्जा, तो आप कह सकते हो स्थैतिक है ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ेगी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv², मास गुणा वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होता है, ये होती है, तो ये है जी गतिज ऊर्जा वृद्धि। स्थितिज ऊर्जा जो है
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। शक्ति बैच, अच्छा ये हमारे चेहरे हैं, मतलब 1-2% कह सकते हैं, 1-2% फोटोएं होंगी जितनी फोटो आई थी, ठीक है ना, उसका 1-2% ये है, लगी होगी जब पीडीएफ बनाई तब चली गई होगी, ठीक है। बाकी जब शक्ति बैच खोलोगे तो उसके अंदर एक स्पेशल डाला गया है, एक पॉइंट बना के, वहाँ पर आप जाके देख लेना किस तरीके से कितने सिलेक्शन हो रखे हैं, ठीक, दिखाई दे रही है किसी की? ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ऐसे ही फ़ोन का, फ़ोन भर गया था भाई। तो बात ये है, हमने क्वेश्चन किए, अगले लेक्चर फिर आएंगे आपके साथ में। टाइम देख लूँ मैं कितना हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया। टाइम मैं कम ही देखता हूँ, आपको पता ही है, जितना टारगेट लेके आता हूँ उसको पूरा करना होता है, जैसे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो वहाँ पर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, उसका पता ही नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता, क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद आप टाइम देखते हो वो क्लास खत्म हो गई। जो लगन और श्रद्धा से जुड़े होते हैं बहुत प्यार से, और मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत अगर आपको करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो वो हमारे से पढ़ ही सकते हो आप, और किसी से पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है भी हमारे से ही पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सफलता का रास्ता मेहनत से होके ही जाता है, पढ़ाई करके ही सिलेक्शन मिल सकता है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। कंपटीशन का ज़माना है, अपने आप को दूसरे को compete करना है, उससे आगे निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का नहीं देना है, उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। भी वो 2 मिनट में दौड़ रहा है तो आपको 1 मिनट, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड, 55 सेकंड, उस तरीके से कम करना पड़ेगा आपको, यानी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उससे आगे निकलना है। तो फॉर्म आपको भी पता है, अगर एक भर्ती निकलती है 1000 तो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, पोस्ट कितने भी हो, फार्म तो सारे जिसकी क्वालिफिकेशन है वो भरेगा, चाहे 2 पोस्ट निकले, चाहे 200 निकले, चाहे 2000 निकले, ठीक है। तो फॉर्म आपको पता है लाखों भरे जाते हैं, उनमें से अपने आप को बाहर निकालना, तो वो डिपेंड करता है अपने कंटेंट कैसा पढ़ा, आपकी गाइडेंस कैसी रही, आपने किस टाइम पे क्या पढ़ा, कचरा कितना पढ़ा, अच्छी चीज़ें कितनी पढ़ी। तो बाकी आप जुड़े रहिए, कमेंट करके बताइए, अगर लास्ट तक वीडियो देखिए तो ज़रूर कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इसी तरीके से सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, जितना टाइम मिलता है ये निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, और हमेशा आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।